नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति में। मैं हूं अवधेश। अदम गोंडवी ने कभी लिखा था, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। और ये लाइनें आज के दौर में मजदूरों की मुफलिसी पर एकदम सटीक बैठती हैं। लेकिन एक सच आपको और जानना चाहिए, जिन अदम गोंडवी की इन लाइनों पर बड़े बड़े सूरमा दिल खोलकर ताली पीटते थे, उन्हीं अदम गोंडवी को मुफलिसी की जद में दम तोड़ना पड़ा था। तो फिर समझना मुश्किल नहीं कि मजदूरों की हैसियत क्या रह जाती है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। दुनिया के मुकाबले भारत की वायरस से निपटने की रणनीति काफी अच्छी है, लेकिन इसी रणनीति को जब मजदूरों के हित से जोड़कर मापा जाता है, तब भारत और इंडिया का फर्क परेशान करता है। कितनी भी बढ़ा लीजिए जीडीपी, कितना भी अच्छा कर लीजिए मानव विकास सूचकांक, कितनी भी बेहतर कर लीजिए ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की ताबीर, लेकिन मजदूर के हाथ सिर्फ धेला लगता है। मजदूर परदेश में रहे तो भूखों मारा जाए, और गांव का रुख करे तो बेमौत मारा जाए। सवाल सीधा सा है कि अपने ही देश में बेबसी का आलम ऐसा है, तो फिर मजदूर आखिर कहां जाए? ये कैसी राजनीति है? तो सवाल यही है कि सियासत अपना अपना हित साध रही है, लेकिन मजदूर क्या करें? और आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं भाजपा के सांसद और पार्टी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर जी। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। समाजवादी पार्टी नेता अभिषेक मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मजदूर नेता शिव गोपाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का चर्चा में बहुत स्वागत है। आराधना जी, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार की नीतियों का, कदमों का विश्लेषण करे और बताए कमी कहां है। हालांकि कमी बहुत सारी आप लोगों ने बता दी, लेकिन एक तरफ तो मजदूरों को बड़ी संख्या में लाया जा रहा है, लेकिन जो बदहाली हो रही है, कहीं खाना लूटा जा रहा है, कहीं पानी लूटा जा रहा है, और कहीं जिंदगी लूटी जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, सबसे ये जो का पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ, इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आह्वान किया हम सारे जो प्रवासी मजदूर अन्य प्रदेशों में हैं उनको हम बुलाएंगे जी। तो एक उन्होंने एक सपना दिखाया उन लोगों को कि हम उन लोगों को अपने यहाँ वापस बुलाएंगे, इस उम्मीद पर। जब उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई, तब जो मजदूर थे वो वहाँ जहाँ पे भी वो थे, जिन प्रदेशों में थे, वहाँ पे लॉकडाउन की वजह से उनके पास रोजगार का साधन नहीं था, उनके पास किसी भी तरह से कमाई का कोई जरिया नहीं दिखाई दे रहा था, भुखमरी के कगार पर उन्होंने सोचा कि अब हमको, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हम अपने आप ही अपने
बड़ी संख्या में, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ज्यादातर मजदूर चाहे वो देश के किसी भी प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश, बिहार के ही ज्यादातर मजदूर हैं, तो एक बड़ी संख्या में मजदूरों ने यहाँ पे आना शुरू किया। उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश की सरकार के पास पर्याप्त नहीं थी। ठीक है आराधना जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी नहीं की, वो तो आप बता रही हैं कि आपको थोड़ा सा भी अफसोस आपको या आपकी पार्टी को नहीं है कि अधिकतर मजदूर महाराष्ट्र से चले थे, अगर वहां पर कुछ व्यवस्था आप लोग करवा देते तो ये हालत नहीं होती, सवाल उठाने की नौबत नहीं आती। अपने पर थोड़ा अफसोस है कि नहीं? मुझे मालूम था आप ये सवाल मुझसे जरूर पूछेंगे, तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश, ये सही बात है कि महाराष्ट्र, खासकर मुंबई जो हमारी राजधानी है, व्यवसायिक राजधानी जिसे हम कहेंगे, वो राजधानी है, और वहां पे ज्यादातर उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं। जब वहां से आने का शुरू हुआ, आपको याद होगा MHA ने एक गाइडलाइन इशू की थी कि जो भी प्रवासी मजदूर आएगा तो जो रिसीविंग स्टेट है और जो सेंडिंग स्टेट है उसकी कंसेंट, मैं आप ये सुन करके हैरान रहेंगे कि हफ्तों बीत गया, क्योंकि हम सब लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे, मेरी भी विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, सोनकर साहब सांसद जी, इनकी विधानसभा के बहुत संसदीय क्षेत्र के बहुत सारे लोग थे। हम लोग लगातार सरकार के संपर्क में थे, उत्तर प्रदेश की सरकार और महाराष्ट्र सरकार के भी। वो वहां से रिक्वायरमेंट भेजते थे, लिस्ट भेजते थे कि आप हमें उत्तर प्रदेश की सरकार अप्रूव करके भेज दीजिए। ये एक अहम मसला है विनोद सोनकर जी, ये जो सेंडर और रिसीवर का मामला है कि लिस्ट भेजिए, लिस्ट अप्रूव होती या नहीं होती, ये सुनकर अच्छा लगता है क्या? अपने ही देश के लोग हैं ना ये, दो राज्यों की दो नीतियों में फंसकर मजदूर मर रहा है, कौन जिम्मेदार है सर इसका? उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, नहीं ये विनोद जी से मेरा सवाल था। आराधना जी, ये नियम बनाया था अपने प्रदेशों में, आराधना जी बोल रहे हैं, भेज दिया जाना चाहिए था उनको, क्यों ये लिस्ट की प्रक्रिया? ठीक है विनोद जी जवाब दे रहे हैं आपको। विनोद जी देखिए, निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी में लॉकडाउन के समय अगर सबसे ज़्यादा किसी को कष्ट और मुसीबत झेलना पड़ा तो इस देश के किसानों को, इस देश के मज़दूरों को। और जैसा कि आपने आराधना जी से स्वयं पूछा कि इनको क्या इस बात का अफसोस है क्या कि इनके शासित राज्य सर, में उनका छोड़ दीजिए, मजदूरों उनसे मैं पूछ लूंगा जो पूछना होगा। आप तो बस ये बताइए जिम्मेदार कौन है? नहीं, मुझको विषय पे आने दीजिए, मुझको विषय पे आने दीजिए, केवल मुझको 1 मिनट चाहिए जी। इनको इस बात का भी अफसोस नहीं है कि देश में लंबे समय तक इन लोगों ने राज किया और प्रदेशों में इन्होंने राज किया और इस देश के नौजवानों को, इस देश के मजदूरों को इस लायक भी नहीं बनाया कि अपने प्रदेश में ये काम कर सकें। ये जो महाराष्ट्र के में मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो केवल 6 साल की। सर मेरा सवाल सीधा है, जो ट्रेन में मर रहे हैं, जो सड़क पर मर रहे हैं, जो पानी लूट रहे हैं, सर मैं इसका सवाल दे रहा हूं, जिम्मेदार कौन है? सर मुझको जवाब दे रहा हूं। साफ हो गए, 60 साल कुछ नहीं किया, तो अब आज का बताइए ना। मैं इनका जवाब दे रहा हूं। अगर इन लोगों ने राजनैतिक उपयोग ना किया होता और महाराष्ट्र में मजदूरों की समय से देखभाल किया होता, उनको भोजन पानी समय पे मिल रहा होता, तो मजदूर इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ पलायन नहीं करते। आपके पास अगर इतनी बड़ी संख्या में मजदूर पलायन किए हैं तो जिम्मेदार कोई और नहीं, ये इनकी सरकार और इनकी नीतियां हैं। इन्होंने जानबूझ के राजनीतिक द्वेष से जिस तरह से वहां पे अफवाह फैला के एक नहीं अनेक बार, ठीक है विनोद जी आएंगे आपके पास, मेरे सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं है, भेजने का काम किया है। अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ बने हैं। अभिषेक जी, जो ये पूरी तस्वीर बनी है उसमें सवाल, हमारा मुद्दा ये है कि ठीक है लोग आ रहे हैं, पलायन जारी है, कोशिशें अपने स्तर पर चल रही हैं सरकार की, लेकिन मौत लोगों की हो रही है। सियासत अपनी सियासत में व्यस्त है, लेकिन जो लोग मर रहे हैं रास्ते में, दम तोड़ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है उसका? अवधेश जी, हमको बात शुरू करने की अगर हम इसकी शुरुआत देखें, उस पर जरूर जाना होगा कि जब देश में 4 घंटे का मौका देकर के लॉकडाउन अनाउंस किया जाएगा
और उसके थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा, उसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी डिस्कस करना चाहूंगा। आज एक बार आपकी व्यूअर्स के सामने आना जरूरी है कि 11 तारीख को दुनिया में पैंडेमिक अनाउंस हुआ। पैंडेमिक और एंडेमिक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जब 100 देश की संख्या पार कर लेती है कोई बीमारी, तब उसको पैंडेमिक कहा जाता है। 11 जनवरी को डिक्लेयर हुआ और उसके बाद हमारे पास 75 दिन का वक्त था। 24 मार्च को देश के शीर्ष नेतृत्व से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के 4 घंटे का समय देकर के पूरा देश बंद कर दिया। हमारे पास वक्त था। अगर कोई यह कहता है कि किसी को महामारी का व्यवहार एहसास नहीं था, गलत कहता है। उसको यह पता, अगर यह नहीं पता था कि इसके इंप्लीकेशंस क्या होने जा रहे हैं, गलत कहता है। उसको यह था कि अगर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे नहीं पता था, गलत कहता है। ये चीज सब पटल पर है। आज की जो चिंता है हमारी वो ये है, बिल्कुल मेरा सवाल आप सुन लीजिए। मेरी चिंता यह है कि जितनी भी दल है, आपका दल हो, आराधना जी का दल हो या फिर सोनकर जी का दल हो, सभी मजदूरों की, गरीबों की राजनीति करते हैं। चिंता यह है कि यही मजदूर आज क्यों दम तोड़ रहे हैं रास्ते में। वो तमाम चीजें जो आपने कही वो तो स्थापित हो गया है पटल पर। क्यों दम तोड़ रहे हैं जब सब उनकी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उसी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी आज हिंदुस्तान में ऐसा होगा जो ये बात कह सकता है कि इन मजदूरों की मदद नहीं होनी चाहिए या इन मजदूरों के साथ गलत हो रहा है। गलत कर कौन रहा है? ये इस व्यवस्था बनाना। आप पहले दिन आप आए, आपने पूरे देश में घोषणा कर दी। मैं सांसद जी हमारे साथ हैं, सोनकर साहब, मैं इनसे कहता हूं इन्होंने क्यों पार्लियामेंट बुलाने की आज डिमांड नहीं रखी और क्यों पार्लियामेंट में ये मुद्दे नहीं डिस्कस हो रहे हैं? दुनिया के कोई देश आप मुझे बताइए जहां आज पार्लियामेंट रिसेस में चल रही हो, जहां प्रदेश में लेजिस्लेचर रिसेस में चल रहे हो। कमाल की सरकार आप चला रहे हो। आप ये मुद्दे क्यों नहीं सही प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करते? सोनकर साहब ने माननीय प्रधानमंत्री से क्यों नहीं कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब देश में लॉकडाउन आप अनाउंस करोगे, पहली बार भी, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार की रूपरेखा आप रखोगे और जिम्मेदारी आप प्रदेशों को दे दोगे। भारत सरकार जो 20,000 ट्रेनें रोज चलाती है, वो क्यों ट्रेन नहीं चला सकती थी इन मजदूरों को घर तक पहुंचाने की? ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। जो अगर शिव गोपाल मिश्रा जी, लोगों को अब तक की चर्चा में ये सामने आ गया कि आराधना जी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मजदूरों की मौत के जिम्मेदार हैं। अभिषेक जी कह रहे हैं कि पीएम मोदी और केंद्र सरकार की तरफ से सही डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन जमीन पर जो मजदूर हैं उसको आप किस तरीके से आकर रहे हैं? ये जो मजदूरें जो हो रहे हैं, ये मौतें जो हो रही हैं मजदूरों की, जिम्मेदार कौन है? सब पल्ला झाड़ रहे हैं क्या? अवधेश जी, चाहे जो बातें कही जाएं, जिम्मेदारी जो मर्जी हो किसी पर लगाई जाए, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि इसमें कहीं न कहीं कोई बड़ी चूक हुई है। और अगर हम लोगों ने इस बात को आकलन करने में कहीं न कहीं चूक हुई है। सवाल है ये, हर आदमी को मालूम था कि माइग्रेटरी लेबर जो है वो करीब 13-14 करोड़ हैं इस देश में जी। और ये सबको मालूम था कि जिस समय लॉकडाउन होगा, जिस समय ऐसी बीमारी का चर्चा चलेगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो फैमिली के साथ रहते हैं। बहुत 75% लोग ऐसे हैं जो कि बिना फैमिली को अपने गांव में रखते हैं और ख़ुद जो है वो जा कर के बाहर नौकरी करते हैं, तो वो निश्चित है वो अपने घर की तरफ भागेंगे। फिर दूसरी तरफ जिनसे प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि भाई इनको रोको, उद्योगपतियों से इनको भेजो नहीं, इनको कुछ खाने की व्यवस्था करो, उन्होंने सबसे पहले अपने दरवाजे बंद कर लिए। जिन मकान मालिकों से उन्होंने कहा कि भाई इनको अपने घर से मत निकालो, उन मकान मालिकों ने उनको सबसे पहले सड़क पर कर दिया। तो ये निश्चित तौर पर लॉकडाउन करने से पहले हमें मैपिंग करनी चाहिए थी। और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र जहाँ मैक्सिमम लोग हैं, बेंगलोर जहाँ मैक्सिमम लोग हैं, ऐसी जगहों पर, सूरत, अहमदाबाद, वहाँ पर मैपिंग करने का काम हमको जरूर करना चाहिए था। दूसरा सवाल ये है कि गाड़ियाँ क्यों बंद हुई? गाड़ियाँ बंद हुई इसलिए कि जो सरकार है उसने आदेश दिया कि गाड़ियाँ बंद कर दीजिए। हमने 24 मार्च को चिट्ठी लिखी है माननीय पीयूष गोयल जी को, और चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मुलाकात करके मैंने कहा कि था ये, और पीयूष जी से भी मिले, हमने उनसे कहा कि देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपको इमीडिएटली कोई ना कोई प्रयास करके और ये गाड़ियाँ चलवा दीजिए ताकि ये जो माइग्रेंट लेबर है वो किसी तरीके से अपने घर पहुँच जाए। खैर 2-4 दिन लगे, लेकिन उस समय पीयूष जी ने और जो है वो सीआरबी ने, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि भाई हम तो तैयार हैं, जिस समय पीएमओ से आर्डर्स आ जाएंगे हम इसको चला देंगे। और उसके बाद में गाड़ियाँ चली भी। आज की तारीख में अवधेश जी 3500, 3500 से ज़्यादा गाड़ियाँ चल चुकी हैं और करीब 48 लाख लोग
आज की तारीख में शाम तक अपने गंतव्य पर पहुंचाए जा चुके हैं। जी। तो भारतीय रेल नहीं फेल है, भारतीय रेल बराबर कोशिश कर रही है कि हम ले जाएं। अभी एक राज्य ने कहा कि हमको 145 गाड़ी दीजिए, कल 145 गाड़ी पूरा दिन वहाँ खड़ी रही बॉम्बे के अंदर, जी, पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन पूरे लोग जो है वो उनकी लिस्ट नहीं आ पाई, उनको कोई जो है वो नहीं दे पाए। बाद में 65 गाड़ियाँ जो है वहाँ से वापस आई। ठीक है। आराधना जी, मैं इस बात से आपने सहमत हूं शुरुआत में लिस्ट का मसला कि उठाया ये जो था भीड़ है कि जब यूपी इसको से लिस्ट आ सैंडल जाएगी करने का तब काम महाराष्ट्र से लोगों को भेजा जाएगा। सवाल ये है कि अपने ही देश के तो लोग हैं, कोई पाकिस्तान के हैं नहीं, बर्मा के हैं नहीं, बांग्लादेश के हैं नहीं, कि अगर बिना लिस्ट के आ गए तो देश की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति संकट में है और जाना चाहता है तो क्या महाराष्ट्र सरकार उसको बिना लिस्ट के नहीं भेज सकती? इस हद तक की सियासत हो गई है कि लिस्ट मिलेगी तब भेजेंगे, वरना मर जाओ महाराष्ट्र में। अरे भाई, यही तो मेरा सवाल है कि लिस्ट की प्रक्रिया एमएचए ने गाइडलाइन जारी की है कि जब तक लिस्ट जो सरकार जो प्रदेश भेज रहा है तो रिसीविंग प्रदेश को नहीं भेजेगा, वहां से अप्रूव होके आएगी नहीं, तब तक वो पैसेंजर्स नहीं जा सकते। ये किसी प्रदेश का नहीं, ये एमएचए की गाइडलाइन है भारत नहीं तो सरकार विरोध की। कितने लोगों ने किया इसका? ये तो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी ना है, तो अपने ही देश के लोग। ये ट्विटर की चिड़िया मैडम दिन भर उड़ती है कि यूपी में ये नहीं हुआ, यूपी में ये नहीं हुआ। मजदूरों के हित में क्या पॉलिसी को लेकर एक चिड़िया नहीं उड़ सकती है? ये पॉलिसी अगर गलत बनी, मैं तो कह रही हूँ कि गलत है, ये इसको एबॉलिश कर देना चाहिए, समाप्त नहीं तो कर देना मांग चाहिए। किसने की? आज आवश्यकता ये है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी हमने मांग की है जिस अभिषेक। प्रदेश में जी, जिस भी प्रदेश में लोग हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाना चाहिए। मैं सोनकर साहब की जो बात कही, 1 मिनट उनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने एक बात कि 60 साल 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश की मैं हूँ और वो भी उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अन्य राज्यों में है। क्या वजह थी कि इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश से छोड़ करके जाना पड़ा अन्य प्रदेशों में अपने लिए रोजगार ढूंढने के लिए? 1989 के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें नहीं रही। 1989 के पहले जितने उद्योग कांग्रेस ने लगाए थे, मिल्स लगाई थी, शुगर मिल्स लगाई थी, जितने फैक्ट्रीज लगी थी, वो पिछले 31 सालों में गैर कांग्रेसी सरकारों ने नहीं मैम, ये आप तो हवाला मत दीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता में रही है और सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार वहीं की बेटियां होती हैं, तो ये तो कहने की बातें हो गई। लेकिन सोनकर साहब सवाल सीधा ये है, नहीं है सोनकर साहब, सवाल ये है कि ये लिस्ट, लंबी लंबी लाइनें और ये जो प्रक्रिया आराधना जी बता रही हैं, इसमें मजदूरों को क्यों फंसा दिया गया? अगर रेप के केसेस सबसे ज्यादा किसी के खिलाफ हुए हैं तो देखिए आराधना जी भारत सरकार की गाइडलाइन को आधा अधूरा बताने का प्रयास कर रही हैं। जब एक गृह मंत्रालय से गाइडलाइन जारी हुआ, उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री जी की बाकायदा बैठक हुई और उसमें सभी राज्यों के सहमति से ये तय हुआ कि जिस प्रदेश में जितनी ट्रेन की आवश्यकता है रेलवे देने को तैयार है, लेकिन कितने लोग जाने वाले हैं इसकी सूची उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदेश को थी। आराधना जी स्वयं मेरी लोकसभा के बगल की हैं और मेरी मतदाता हैं, वो स्वयं बताएं कि जितनी बड़ी संख्या में मजदूर महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करवाए थे, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार ने वो सूची क्यों नहीं दी? सोनकर साहब आराधना जी बताएंगी, मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रहे। कहा कि जितनी ट्रेन की आवश्यकता है हम देने को तैयार हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अगर सूची नहीं देगी तो लोग कैसे करेंगे? और जहां तक आपका सवाल है साहब, एकदम स्पष्ट है, ये सामान्य समय नहीं है कि ट्रेन भेज दिया जाए और सारे जो प्रोटोकॉल हैं सोशल डिस्टेंसिंग का और सामाजिक दूरी का, उसका वायलेशन करके एक ट्रेन में लोगों को एक निश्चित सीमा से ज़्यादा भर के लाया जाए और जिसके कारण और ये बीमारी फैले। अब आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में अगर कहीं जो ये बीमारी फैल रही है उसमें 75% योगदान महाराष्ट्र के प्रवासी श्रमिकों की तरफ से आई है।
अगर इसका लॉकडाउन का पालन ठीक बहुत ढंग बड़ा से न बयान करके है। इस पे मेरा सामान्य कमेंट समय जरूर की ले तरह ट्रेन लीजिएगा। चलाते ठीक है, जवाब दे दीजिए देश आप। की हालत क्या है? इस पे मेरा कमेंट जरूर बिल्कुल ले बोलिए लीजिएगा। बोलिए आप। हमारे लेकिन बयान पूरा दीजिएगा कि जितने लोग आए हैं उसमें से जितनी जांच हुई है उसमें 75% महाराष्ट्र, 50% दिल्ली और 50% राजस्थान के प्रदेशों से आई है, और इन तीनों प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है। आराधना जी, बड़ा दुखद बयान है यही परसों किया कि उत्तर प्रदेश में 25 लाख हैं। उन 25 लाख में 75% महाराष्ट्र के, 50% दिल्ली के और 25 से 30% अलग राज्यों से जो आए हैं वो संक्रमित हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आज अगर मुख्यमंत्री जी के बयान को देखा जाए और जो आज सोनकर साहब इस शो में कह रहे तो इसके मतलब 10 से 12 लाख उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित। अगर ये बात सही है तो ये भयावह स्थिति है, विस्फोटक। इसके लिए जवाब देना चाहिए। हमें तो मांग रहे हैं स्पष्टीकरण। बिल्कुल यही जवाब मुख्यमंत्री। तलाशने की हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आंकड़े सबके तैयार हैं एक दूसरे पर सवाल करने के लिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के पैमाने को किस आंकड़े तक पहुंचाया ये कोई बताना नहीं चाह रहा है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लौट कर आएंगे तो एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे कि मजदूरों की इस बेबसी का कोई जिम्मेदार है भी या फिर वो किस्मत के मारे हैं, सत्ता की कोई जिम्मेदारी उनको लेकर बनती ही नहीं है। फौरन हाजिर होते हैं। दांतों को जर्म्स से सुरक्षित रखने के लिए